वॉइस क्लियर है? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या वॉइस क्लियर है? देखो, लास्ट क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। जो लास्ट क्लास था हमारा वो एक सीपीआर का क्लास था, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस वो क्लास हमारे पास अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। तो मैं आज आपको जो टॉपिक हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था उसी को क्या कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ, ताकि आपको हेल्प मिलेगा, आपका कंटेंट कोई भी मिसिंग यहाँ पर नहीं रहेगा। तो लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक चल रहा था उसी की बात करते हैं। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था नियोनेटल सीपीआर। ठीक है, नियोनेटल सीपीआर, नियोनेटल सीपीआर क्या डिस्कस कर रहे थे हम? नियोनेटल सीपीआर यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। ज्वाइन कर पा रहे हो आप? नियोनेटल सीपीआर यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। क्या? नियोनेटल सीपीआर। तो देखिएगा नियोनेटल सीपीआर कि व्हाट इज द नीड ऑफ द सीपीआर, सीपीआर का रिक्वायरमेंट क्या होता है या सीपीआर का नीड क्यों पड़ता है किसी भी नियोनेट्स। पहले तो नियोनेट्स के बारे में जाना था, वैसे तो हमने डिस्कस किया है कि नियोनेट किसे बोलते हैं। नियोनेट बोलते हैं ऐसा बच्चा जो 0 से लेकर 28 डेज क्या हो, उसके कंप्लीट हो आफ्टर बर्थ। ठीक है, इसमें भी दो केस होते हैं। पहला होता है अर्ली न्यूनेट, दूसरा होता है लेट न्यूनेट। पहला कौन सा है? अर्ली न्यूनेट, ठीक है, 0 to 7 days। दूसरा होता है लेट न्यूनेट, जो लगभग क्या होता है हमारे पास 8 to 28 days। ठीक है, तो मोस्टली जो सीपीआर का रिक्वायरमेंट होता है, मोस्ट कॉमन जो सीपीआर का रिक्वायरमेंट होता है वो कब होता है? 8 बर्थ, बर्थ के तुरंत बाद। अब देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि व्हाई वी नीड टू द इमीडिएटली सीपीआर, क्यों हमें बर्थ के इमीडिएटली बाद सीपीआर का रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर कुछ रिस्क फैक्टर लिख लेते हैं कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट वन है कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट। क्या है? कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट कि कोई बच्चा क्या है लंग्स और उसके, अगर बात करें लंग्स और क्या करें जो हार्ट है वो ब्लॉक हो चुका है, धड़क नहीं रहा है, उस केस में। दूसरा यहाँ पर सेकेंडरी एपनिया, सेकेंडरी एपनिया डिस्कस करूंगा मैं, होता क्या है लिखेगा भी। नेक्स्ट वन है बर्थ एक्सपेक्सिया, बर्थ एक्सपेक्सिया। ठीक है, कई बार क्या होता है आरडीएस, आरडीएस के अंदर भी क्या लेबर ब्रीथिंग, क्या लेबर ब्रीथिंग। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी और कार्डियक कोज हो सकता है। अब देखिएगा सारी चीजें हमने यहाँ पर क्यों लिखी है कि सारी चीजें क्या रीडिंग करती है? हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया इन बॉडी। अगर हाइपोक्सिया हो रहा है और किस में हो जाए? ब्रेन टिश्यूज के अंदर, तो हमें बोल दिया उसको क्या? एक्सपेक्सिया। ठीक है, और एक्सपेक्सिया या हाइपोक्सिया के रेस्पॉन्स में जो बॉडी शो करती है वो बॉडी क्या शो करती है? यहाँ पर डिक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इतना क्लियर है? गुड मॉर्निंग। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, आप अभी ज्वाइन किया है तो थोड़ा सा। ठीक है, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर? न्यूरोनेटल सीपीआर लास्ट क्लास के अंदर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए हम दोबारा से इसको स्टार्ट करें, वो क्लास अवेलेबल भी नहीं है। तो देखो न्यूरोनेटल सीपीआर की बात करें, 0 to 28 डेज का जो चाइल्ड होगा उसे न्यूनेट बोलेंगे। अर्ली न्यूनेट 0 to 7 होता है और लेट न्यूनेट 8 to 28 डेज होता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया यहाँ पर कि किस किस केस में ऐसा होता है जहां पर सीपीआर देने का नीड पड़ता है किसी भी न्यूबॉर्न बेबी को। तो फर्स्ट वन है कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट, सेकंड वन है सेकेंडरी एपनिया, थर्ड वन है बर्थ एक्सपेक्सिया, आरडीएस या लेबर ब्रीथिंग। ये सारी चीजें क्या करेगी? बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया डेवलप करेगी न्यूबॉर्न का। और जब हाइपोक्सिया डेवलप होगा तो जो ब्रेन है उसके अंदर भी क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या बोला? एक्सपेक्सिया बोला हमने। इस एक्सपेक्सिया के रेस्पॉन्स में, इस एक्सपेक्सिया के रेस्पॉन्स में पूछा जाए फर्स्ट फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन केस ऑफ द हाइपोक्सिया, तो फर्स्ट जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आता है वो क्या आता है? डिक्रीज हार्ट रेट। अगर हमारे पास क्या है हार्ट रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट है, ठीक है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेस देन 100 बीट पर मिनट है तो हम इनिशिएट कर देंगे क्या?
पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हो सकता है ऑक्सीजन देने से बढ़ जाए, ठीक है, बट लेस देन, जैसे लेस देन क्या होगा 60 बीट पर मिनट होगा, बिना कुछ सोचे समझे वहां पर स्टार्ट कर देना है कार्डियो पल्मोनरी रिसर्चिटेशन या न्यूबॉर्न का सीपीआर करना स्टार्ट कर देना है। इतना क्लियर है, ठीक है। एक और कंडीशन ऐड कर सकते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल कि एब्गार स्कोर कितना मिल रहा है हमें, एब्गार स्कोर 0 to 3 मिल रहा है, तब भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर सीपीआर स्टार्ट कर सकते हैं। तो राइट डाउन कर लीजिएगा आप कि हमने लिखा क्या अभी तक और आगे चलते हैं फिर, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। चलिए ये हो गया, नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर केवल क्या देना है, इस केस के अंदर केवल O2 देना है। अगर 100 से ऊपर है हमारे पास तो हम क्या करेंगे O2 सप्लाई ओनली, सपोर्टिव केयर देना है, सपोर्टिव केयर देना है। अगर लेस देन 100 बीट पर मिनट है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना है, लेस देन 60 बीट पर मिनट है तो फिर बिना कुछ सोचे समझे क्या कर देना है सीपीआर स्टार्ट कर देना है। चलिएगा लिखा होगा। अब बात करते हैं सीपीआर की कि किस प्रकार से सीपीआर किया जाता है। पहला यहाँ पर असेसमेंट कि क्या असेसमेंट करेंगे, जैसे न्यूबॉर्न सीपीआर है कि सबसे पहले हमें क्या असेस करना चाहिए, व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ द असेसमेंट इन द न्यूनेटल सीपीआर। तो यहाँ पर देखो प्रायोरिटी ऑफ असेसमेंट, प्रायोरिटी ऑफ असेसमेंट इन न्यूनेटल सीपीआर, क्या असेसमेंट करना है यहाँ पर, रेस्पिरेशन, ठीक है, मोस्टली प्रायोरिटी है कि रेस्पिरेशन क्या चल रहा है, ठीक है, चल रहा है या नहीं चल रहा है, रेस्पिरेशन क्या करना है असेस करना है। चलिए राइट डाउन कीजिए। चले हो गया। चलिएगा देखो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि प्रायोरिटी ऑफ असेसमेंट इन न्यूनेटल सीपीआर, कि कोई बच्चा है न्यूनेट है उसका सीपीआर के अंदर का मैसेज करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे रेस्पिरेशन असेस करेंगे, है ना, क्या देखना है कि रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में करेंगे क्राइंग पैटर्न देखेंगे कि बच्चा एट द टाइम ऑफ बर्थ क्राई कर रहा है या क्राई नहीं कर रहा है, यही चीज वहां पर असेस करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगर बात करें कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ न्यूनेटल सीपीआर, न्यूनेटल सीपीआर का ऑर्डर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क भी लगा लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जहां जहां क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन मार्क लगा के चलेंगे ना। ऑर्डर ऑफ न्यूनेटल सीपीआर, जैसे एडेंट सीएबी कि सबसे पहले चेस्ट कंप्रेशन फिर एयरवे फिर ब्रीथिंग, तो यहाँ पर क्या ऑर्डर रहता है, तो यहाँ पर ऑर्डर होता है टेप सी, ठीक है, टेप सी, और आजकल एड हो गया मेडिकेशन एम, ठीक है। तो होगा क्या टेप सी का मतलब पहला टेम्परेचर, टेम्परेचर मस्ट regulated before start CPR,
कोई भी बच्चा है न्यूनेट, अगर उसका सीपीआर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले उसको रेडिएंट वार्मर पर क्या करना है, प्लेसमेंट करना है। अदरवाइज आप अगर नॉर्मल रोड पे यहाँ पर सीपीआर दोगे, या बात करें कि जनरली बड़े वाले बेड पे अगर सीपीआर दोगे तो इफेक्टिव सीपीआर नहीं होगा। सेकंड हम क्या करेंगे यहाँ पर, ए का मतलब हो गया एयरवे, ठीक है। तो क्या करेंगे, एयरवे सक्शनिंग, क्या करेंगे, एयरवे सक्शनिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, एयरवे सक्शनिंग परफॉर्म करेंगे। एयरवे सक्शन करना है, ठीक है, डिस्कस करेंगे कैसे करना है, अभी बस लिखिए एयरवे सक्शन करेंगे। नेक्स्ट बात करें बी, बी से क्या होगा, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग कैसे देंगे, ब्रीथिंग के अंदर देंगे हम क्या, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, क्या देंगे भाई, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे, है ना। लास्ट वन है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब ही क्या होता है, चेस्ट कंप्रेशन देना, क्या देना, चेस्ट कंप्रेशन देना, चेस्ट कंप्रेशन करें। और एम का मतलब है क्या, मेडिकेशन। और मेडिकेशन में क्या देंगे, अगर हम बात करें मेडिकेशन की बात करें तो मेडिकेशन में क्या देते हैं, एडीआर, क्या देते हैं, एडीआर, एड्रेनलिन। वो भी देखेंगे कैसे देते हैं, तो मेडिकेशन देंगे लास्ट में, ठीक है। मेडिकेशन की बात करें तो मेडिकेशन में क्या होगा, एड्रेनलिन, जो कि वेजो कॉन्ट्रैक्शन कराएगा और हार्ट की रेट को बढ़ाएगा, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाएगा। इतना लिखिएगा, रैंडम करो इतना। तो हमेशा याद रखिए, आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द इनिशियल प्रायोरिटी बिफोर स्टार्ट द सीपीआर। दो क्वेश्चन हो गए हमारे पास। एक तो बात हुई कि इनिशियल असेसमेंट, सबसे पहले क्या असेसमेंट करेंगे, तो रेस्पिरेशन या क्राइंग पैटर्न को असेसमेंट करेंगे। सेकंड वन बोला गया है आपको यहाँ पर कि बिफोर स्टार्ट द न्यूनेटल सीपीआर विच वन फॉलोइंग गिविंग द प्रायोरिटी, किसको प्रायोरिटी देंगे, तो टेम्परेचर को प्रायोरिटी देंगे भाई। किसको देंगे, इफेक्टिव सीपीआर के लिए टेम्परेचर को प्रायोरिटी देंगे। या सीक्वेंस पूछा जाए किस सीक्वेंस में किया जाता है, तो सबसे पहले टेम्परेचर, फिर एयरवे, फिर ब्रीथिंग, फिर सर्कुलेशन, और लास्ट में क्या करेंगे, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। या हम बात करें यहाँ पर कि जनरली हम क्या देंगे उसको, एड्रेनलिन देंगे, एडीआर यहाँ पर देंगे। लिखिएगा इसको, हो जाए कंप्लीट तो बता देना। चलिए, आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा, आगे चले। ये हुआ ऑर्डर ऑफ न्यूनेटल सीपीआर, काफी इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा, ऑर्डर ऑफ न्यूनेटल सीपीआर। चलिए नेक्स्ट देखो यहाँ पर अलॉगरिथम ऑफ सीपीआर, कैसे स्टार्ट करते हैं, कब स्टार्ट करना पड़ता है। अलॉगरिथम ऑफ न्यूनेटल सीपीआर या इनिशियल एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अलॉगरिथम ऑफ न्यूनेटल सीपीआर, या हम बात करें कि इनिशियल एक्शन, इनिशियल एक्शन क्या करेंगे, इनिशियल एक्शन। तो देखो सबसे पहले हमने बोला कि यहाँ पर क्या असेसमेंट करेंगे कि सीपीआर का रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो रिक्वायरमेंट ऑफ सीपीआर देखते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ सीपीआर, उसके लिए क्या चेक करेंगे, एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, न्यूबॉर्न बेबी रहेगा उसमें क्या क्या चेक करेंगे, तीन चीजें चेक करते हैं। क्या क्या चेक करते हैं, पहला चेक करते हैं बेबी टर्म है या प्री टर्म है, टर्म चेक करेंगे। नेक्स्ट वन करेंगे टोन, मसल टोन कैसा है, और थर्ड वन करेंगे क्या, क्राइंग, ठीक है, क्या करेंगे, क्राइंग। अगर बेबी का टर्म, टोन और क्राइंग सारी चीजें क्या है, परफेक्ट है, क्या है, परफेक्ट है, प्रेजेंट, फुली प्रेजेंट, फुली प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे, ओनली रूटीन केयर, क्या देंगे, रूटीन केयर देंगे, है ना। रूटीन केयर का मतलब मदर को दे देंगे। इफ द चाइल्ड हैविंग न्यूनेटल सीपीआर की बात करें, कोई न्यूबॉर्न है, उसके अंदर टर्म है बेबी, टोन अच्छा खासा मसल टोन है। नेक्स्ट बात करें कि क्राइंग कर रहा है, फुली क्राइंग कर रहा है,
ये फुली प्रेजेंट है तो बेबी को कहाँ दे देंगे हम, मदर को दे देंगे। डू नॉट नीड ऑफ द सीपीआर, सीपीआर का नीड नहीं होगा। लिखा, चले आगे। इतना लिखिएगा, फिर देखिए सीपीआर का रिक्वायरमेंट कहाँ होता है। काफी अच्छे से पढ़ेंगे हम न्यूनेटल सीपीआर को। डन, चलिए आगे देखिए। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, इफ बेबी इज नॉट क्राइंग, if the baby is not crying, क्राइम नहीं कर रहा मतलब कोई ना कोई रीजन होगा, चाहे बर्थ एक्सपेक्सिया हो, चाहे बात करें यहाँ पे डबल स्टार करके लिख लो कि हमारे पास प्राइमरी एपनिया और सेकेंडरी एपनिया क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी एपनिया एंड सेकेंडरी एपनिया क्या होता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने बोला कि सेकेंडरी एपनिया के अंदर क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है किसका, सीपीआर का। व्हाट इज द प्राइमरी एपनिया एंड व्हाट इज द सेकेंडरी एपनिया। ठीक है, इमीडिएट बर्थ के बाद प्राइमरी एपनिया और सेकेंड है सेकेंडरी एपनिया। और ये हो गया यहाँ पर कंटेंट, या बात करें कि इस फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या देखें। फर्स्ट वन होता है यहाँ पर स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन एपनिया का मतलब हो गया सीसेशन ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग रोक रखा है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो देखिए। फर्स्ट यहाँ पर स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन देने के बाद क्या है, स्टार्ट टू क्राइम, स्टार्ट टू क्राइम, तो वो किस में होगा, प्राइमरी एपनिया रहेगा। डू नॉट क्राइम, डू नॉट क्राइम, आफ्टर स्टिमुलेशन में क्या है, क्राइम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है हार्ट रेट, हार्ट रेट क्या मिलेगा यहाँ पर प्राइमरी के अंदर, अब वो 60 से ज्यादा। ठीक है, अब वो 60 बीट पर मिनट से ज्यादा मिलेगा। और सेकेंडरी होगा तो क्या होगा, लेस देन 60 बीट पर मिनट से क्या रहेगा, यहाँ पर कम रहेगा। नेक्स्ट है कलर, कलर की बात करें यहाँ पर डस्की रहेगा, यहाँ पर पेल, पेल येलो, येलो। ठीक है, पेल येलो यहाँ पर रहेगा। टोन की बात करें, टोन की यहाँ पर क्या आएगी, स्लाइटली प्रेजेंट। ठीक है, स्लाइटली प्रेजेंट, और यहाँ क्या रहेगी, एब्सेंट, क्या रहेगी, एब्सेंट। तो ये हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी एपनिया को डिवाइड करने का तरीका, कि प्राइमरी और सेकेंडरी एपनिया क्या रहेगा। ब्लड प्रेशर की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या रहेगा, लो, सॉरी यहाँ पर रहेगा नॉर्मल, नॉर्मल मत लिखो, लो और वेरी लो, वेरी लो, मतलब हम फील ही नहीं कर पाए। तो डेट इज द केसेस प्राइमरी एपनिया और सेकेंडरी एपनिया। समझ में आया होगा कि बर्थ के बाद दो तरह के एपनिया होते हैं, पहला है प्राइमरी एपनिया, सेकेंडरी एपनिया। एपनिया की जो डेफिनेशन है कि सीसेशन ऑफ ब्रीथिंग मोर देन 20 सेकंड से अगर ज्यादा कोई बच्चा रेस्पिरेशन को होल्ड कर देता है तो उसे क्या बोलते हैं, एपनिया बोलते हैं। बट प्राइमरी एपनिया और सेकेंडरी एपनिया किसे बोलेंगे, अगर कोई बच्चा है जो क्राई नहीं कर रहा है बर्थ के बाद, बट हमने उसको स्टिमुलेशन दिया, उसका हार्ट रेट 60 के अबो आ रहा है, मसल टोन प्रेजेंट है, ब्लड प्रेशर लो है, और ये रिवाइव कर जाता है, वापस से आ जाता है 20 सेकंड के बाद रिवाइव, बैग मास्क वेंटिलेशन करने से वापस आ जाता है, तो प्राइमरी एपनिया रहेगा। सेकेंडरी एपनिया क्या है यहाँ पर, कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टेक्टाइल स्टिमुलेशन दे रहे हैं, बैक को रब कर रहे हैं, सोल को रब कर रहे हैं, फिर हार्ट रेट उसका 60 के बिलो आ रहा है, पेल येलो है, बच्चा क्या है, एब्सेंट, बात करें टोन एब्सेंट है, और वेरी लो वहां पर क्या है, ब्लड प्रेशर है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी एपनिया। तो हमने लिखा अगर सेकेंडरी एपनिया है तो बिना कुछ सोचे समझे क्या करना स्टार्ट करना है, सीपीआर करना स्टार्ट कर देना है। लिखिएगा, राइट डाउन करो। हो जाए तो बता देना, फिर आगे चलते हैं। डन।
यस, चलिए आगे। ये तो बात हुई एप्नेक। हमने क्या लिखा था, बेबी इज नॉट क्राइंग। अगर बेबी क्राई नहीं करता है तो फिर हम क्या स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर देखो इनिशियल एक्शन, इनिशियल एक्शन। बेबी क्राई नहीं कर रहा है, अब क्या एक्शन करेंगे, तो फर्स्ट वन है टेम्परेचर। कीप द बेबी इन द रेडिएंट वार्मर, कीप द बेबी ऑन रेडिएंट वार्मर। न्यूबॉर्न बेबी हो चाहे कोई बच्चा बाहर से आया हो, उसको क्या, ये लिख लिया है तुमने, कहां से लिखा है? यस, क्लास तो अपलोड हुआ नहीं है ना, मुझे तो विजिबल है नहीं क्लास अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। एक बार कंफर्म करोगे कहां से लिखा है? चलिएगा, कोई ना, अगर अभी लास्ट स्लाइड की बोल रहे तो ठीक है, अदरवाइज क्लास ओके ठीक है, प्रीवियस स्लाइड की बोल रहे हो ठीक है। चलो नेक्स्ट, इनिशियल एक्शन कीप द बेबी ऑन द रेडिएंट वार्मर। सबसे पहले अगर बच्चा क्राई नहीं कर रहा है, अगर चाइल्ड क्राई नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, बच्चे को रेडिएंट वार्मर पर रखना है। फर्स्ट वन हो गया। सेकंड क्या करना है, सक्शन। ठीक है, सक्शन की बात करते हैं तो सक्शनिंग करना है। तो सक्शनिंग हमेशा जो न्यूबॉर्न सक्शनिंग होता है, हम किसकी बात करें, न्यूबॉर्न सक्शन की बात कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट माउथ देन नोज। क्योंकि माउथ के अंदर क्या होता है, एमनेटिक फ्लूइड होता है, इस वजह से क्या कर सकता है, वो स्वॉलोइंग कर सकता है। और क्या हो जाएगा, एस्पिरेशन, और एस्पिरेशन का रिजल्टिंग क्या होगा, हाइपोक्सिया, और हाइपोक्सिया होगा तो सिग्निफिकेंट रेस्पॉन्स भी क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया। तो हम सबसे पहले सक्शनिंग में क्या करेंगे, न्यूबॉर्न सक्शन में फर्स्ट माउथ करेंगे देन नोज करेंगे। सक्शन प्रेशर भी लिख लीजिए आप, ये ताकि आपका एग्जाम में अगर आया तो आप क्लियर करोगे कि सक्शन के लिए, सक्शन के लिए अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ जो कैथेटर साइज चाहिए 10 टू 12 नंबर चाहिए, है ना, 10 टू 12 फ्रेंच, हमें क्या कीजिए कैथेटर साइज वहां पर रिक्वायरमेंट होगा माउथ और नोज सक्शन के लिए। नेक्स्ट बात करें सक्शन प्रेशर, किसकी बात करें, सक्शन प्रेशर। तो सक्शन प्रेशर की बात करने से यहां पर लिखे, अगर टर्म बेबी है, टर्म बेबी है तो हम कितना रखेंगे, यहां पर रखेंगे 60 टू 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, अगर हमारे पास सेकंड थिंग, सेकंड थिंग क्या है यहाँ पर, ये तो हो गया टर्म, सेकंड है प्री टर्म है, क्या है, प्री टर्म बेबी है, तो सक्शन प्रेशर रखेंगे कितना रखेंगे यहाँ पर रखेंगे हम 40 टू 60 mm ऑफ Hg। ठीक है, यहाँ पर ये सक्शन प्रेशर रखेंगे। पूछा जाएगा आपसे कि मैक्सिमम सक्शन प्रेशर कितना हो सकता है, तो नॉट मोर देन 100 mm ऑफ Hg से ज्यादा नहीं रखना है। क्या करेगा, नोज के अंदर डालेंगे, माउथ के अंदर डालेंगे, ब्लीडिंग कोज कर देगा, और ब्लीडिंग कहाँ जाएगा, एस्पिरेशन होने की वजह से डेथ होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो नॉट मोर देन 100 mm ऑफ Hg से ज्यादा सक्शन प्रेशर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर इंसर्शन लेंथ। ठीक है, इंसर्शन कितना इंसर्ट करेंगे, इंसर्शन लेंथ। अगर माउथ की बात करें तो माउथ के अंदर जो इंसर्शन रहेगा लेंथ सक्शन कैथेटर का वो कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर। और नोज की बात करें तो नोज के अंदर कितना रहेगा, 2 सेंटीमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा सक्शन कैथेटर को अंदर की साइड डाला जाएगा माउथ के अंदर, तो वहां पर वैगल नर्व स्टिमुलेशन हो सकता है, जो बच्चे के अंदर क्या करेगा, ब्रेडिकार्डिया। और हम यही तो नहीं चाहते कि बच्चे को ब्रेडिकार्डिया हो। तो कम से कम लेंथनिंग का भी ध्यान रखना है कि माउथ के अंदर हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर डालना है, सक्शन के अंदर नोज के अंदर क्या डालना है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर डालना है। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कलर कोड ऑफ सक्शन, तो सक्शन लाइन का जो कलर कोड होता है वो क्या होता है, येलो होता है। येलो कलर विद नेगेटिव प्रेशर क्या होता है, लाइन का कलर कोड होता है, सक्शन लाइन का। ठीक है, राइट डाउन करो इसको, लिखिएगा। अभी हमने दो ही चीजें पढ़ी यहाँ पर कि बच्चा क्राई नहीं कर रहा है तो सबसे पहले टेम्परेचर मेंटेन करना है, सेकंड चीज उसका क्या करना है, सक्शनिंग यहाँ पर हमें करना है।
हो गया। थर्ड स्टेप क्या करेंगे, पोजिशनिंग। चलिएगा, इज डन। नेक्स्ट ये हो गया। इसके बाद थर्ड वन, पहला टेम्परेचर रेगुलेशन, सेकंड वन हो गया हमारे पास सक्शनिंग। थर्ड वन जो हमारे पास है, थर्ड वन स्टेज जो हम करेंगे वो है पोजिशनिंग। पोजिशनिंग की बात करें तो यहाँ पर स्नीपिंग पोजिशन देते हैं। क्या देते हैं, स्नीपिंग पोजिशन। ठीक है, स्नीपिंग पोजीशन देने के लिए क्या करेंगे, अगर बात करें स्लाइटली नेक को क्या करना है, एक्सटेंड करना है। स्लाइटली नेक को क्या करना है, एक्सटेंड करना है। स्नीपिंग पोजीशन देने के लिए क्या करेंगे, प्लेसमेंट ए टॉवल रोल बिलो द शोल्डर्स, तो कैसी पोजीशन बनेगी, स्लाइटली नेक एक्सटेंड हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है हमें क्या करना पड़े, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करना पड़े, इसलिए हमने क्या करते हैं यहाँ पर स्नीपिंग पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है पोजीशनिंग देना। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, अगर ये देने के बाद फिर हम जो करेंगे वो रहेगा हमारा टेक्टाइल स्टिमुलेशन। टेक्टाइल स्टिमुलेशन की बात करूं तो इसमें क्या करेंगे, रब द सोल एंड बैक ऑफ न्यू बॉर्न। वो पुराना जमाना गया, जो बच्चे को उल्टा लटका देते, जो मारते थे ऐसे कर करके, है ना, वैसे नहीं करना है भाई। बच्चे को बहुत सारे ब्रेकियल पाल्सी, नेक इंजरीज, हेड इंजरीज बहुत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, टेक्टाइल स्टिमुलेशन के अंदर रब द सोल एंड बैक को क्या करते हैं, रब करते। ये इनिशियल एक्शन है। अगर कोई बच्चा क्या नहीं कर रहा है, क्राइंग नहीं कर रहा है अभी तक, अगर क्राइंग नहीं कर रहा है तो ये सारी स्टेप हमें फॉलो करना है। आगे चले, अब मान लीजिए सारी दे दी, अब क्या हो सकता है, तो एक काम क्या हो सकता है यहाँ पर स्टेप देने के बाद, बेबी स्टार्ट टू क्राई। फर्स्ट केस तो क्या होता है, बेबी स्टार्ट टू क्राइंग कर रहा है, एंड हार्ट रेट, जो हार्ट रेट है वो क्या है, मोर देन 100 बीट पर मिनट है। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट द ऑक्सीजन सप्लाई। क्या करेंगे, स्टार्ट द ऑक्सीजन सप्लाई। केवल क्या करना है, हमें ऑक्सीजन देना है। अगर हम बात करेंगे करना क्या होगा इस केस के अंदर, तो इस केस में क्या होगा, स्टार्ट O2 सप्लाई विद, किससे करेंगे, ऑक्सीवुड एंड सी पेप लगा सकते हैं, सी पेप यहाँ पर लगा सकते हैं। क्लियर, और यहाँ पर समझ में आया। पहला केस का बेबी क्राई कर रहा है। अब मान लीजिए दूसरे केस की बात करते हैं यहाँ पर कि बेबी क्राई नहीं कर रहा है ना, बेबी डू नॉट क्राई आफ्टर इनिशियल एक्शन, एरो करके लिखना उसको, आफ्टर इनिशियल एक्शन बेबी डू नॉट क्राई। क्राई नहीं कर रहा है मतलब उसके अंदर क्या है, हाइपोक्सिया। क्या हो चुका है, हाइपोक्सिया तो है। और हाइपोक्सिया में हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट रेस्पॉन्स क्या है, सिग्निफिकेंट फिजियोलॉजिकल फर्स्ट चेंजेस, हाइपोक्सिया के रेस्पॉन्स में जो फर्स्ट चेंजेस होगा वो क्या होगा, यहाँ पर अगर बात करें, पता है आपको, डिक्रीज हार्ट रेट। इतना क्लियर, बच्चा क्राई नहीं कर रहा है, फर्स्ट जो चेंजेस आएगा वो क्या होगा, डिक्रीज हार्ट रेट। बेबी डू नॉट, हमने क्या किया, टेक्टाइल स्टिमुलेशन दिया, सक्शनिंग किया, पोजीशनिंग किया, ये सब किया, फिर भी बच्चा यहाँ पर क्या करे, क्राई नहीं कर रहा है, मतलब सेकेंडरी अपने उसके अंदर है, क्राई नहीं कर रहा है। तो हमने क्या किया, वहां पर जो रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है उसमें क्या हो रहा है, हार्ट रेट यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो होगा वो क्या होगा, हार्ट रेट। अब दो चीजें हो सकती है हार्ट रेट में, ठीक है, पहली चीज तो कि हार्ट रेट क्या हो,
हमारे पास हार्ट रेट लेस देन 100 हो, दूसरा हो सकता है हार्ट रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट, इससे कम हो, लेस देन 60 बीट पर। अगर 100 से कम है तो ओनली क्या करते हैं, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, जिसको आपको बोला क्या करते हैं, पीपीवी यहां पर करते हैं। किसकी हेल्प से करते हैं, बेग मास्क की हेल्प से। इसको बेग मास्क वेंटिलेशन भी बोल सकते हो। क्या करेंगे, बेग मास्क वेंटिलेशन करेंगे। ये तो हुई बात। दूसरा है हमारे पास, क्या करेंगे, 60 बीट पर मिनट से कम आ रहा है, यहाँ पर दो चीजें करेंगे, है ना। अगर टाइम मिल रहा है तो सीपीआर प्लस एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेसमेंट, प्लस क्या करेंगे, एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लस पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ये सारी चीजें यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। अब हो सकता है कि अगर हार्ट रेट हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे रहे हैं और पॉजिटिव प्रेशर देने के बाद भी क्या हो रहा है, हार्ट रेट कम हो रहा है। क्या हो रहा है, हार्ट रेट कम हो रहा है, डिक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर के बाद इंप्रूव नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और वो क्या चला जाता है, 60 बीट पर मिनट से कम चला जाता है। तो उस केस में भी क्या करेंगे, हम सीपीआर परफॉर्म करेंगे। उस केस में भी क्या करेंगे, सीपीआर परफॉर्म करेंगे। लिखिएगा, इसको राइट डाउन करो। उस केस में भी सीपीआर परफॉर्म करेंगे। इंप्रूव कर जाता है तो बबल सीपेप, या हम बात करें कि H3FNC पे इसको रखेंगे। लिखिएगा इतना। तो ये समझ में आया आपको कि सीपीआर का रिक्वायरमेंट कब होगा, व्हेन द चाइल्ड हैविंग द हार्ट रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट। किसी भी क्वेश्चन के अंदर दे रखा हो तो इमीडिएटली क्या कर देंगे, हम वहां पर सीपीआर स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सीपीआर स्टार्ट कर देंगे। लिखा, चले आगे। चलिएगा, अब देखो बात करते हैं अलॉगरिदम कि क्या करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट होता है गोल्डन मिनट, गोल्डन मिनट ऑफ सीपीआर। जैसे किसी बच्चे का हार्ट रेट 60 से बिलो जाएगा, फर्स्ट 30 सेकेंड, फर्स्ट 30 सेकेंड के अंदर क्या करना है, स्टार्ट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। पहले क्या करना है, पॉजिटिव, ताकि इंप्रूव हो जाए। स्टार्ट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन टू सीपीआर, चेस्ट कंप्रेशन लिख सकते हैं, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन स्टार्ट करना है फर्स्ट 30 सेकंड के अंदर, और क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन करना है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट 30 सेकंड, नेक्स्ट 30 सेकंड में क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन टू, चेस्ट कंप्रेशन जो चल रहे हैं, चेस्ट कंप्रेशन टू फर्स्ट डोज ऑफ एडीआर। क्या दे देना है, फर्स्ट डोज ऑफ एडीआर, पहली डोज देना है, फर्स्ट डोज ऑफ एड्रेनलिन। क्या दे देना है, फर्स्ट डोज ऑफ एडीआर दे देना है। इसको बोलते हैं गोल्डन मिनट ऑफ सीपीआर, जो कि लाइफ सेविंग में काफी ज्यादा क्या करता है, हेल्प करता है। गोल्डन मिनट ऑफ सीपीआर काफी ज्यादा हेल्प करेगा किसके अंदर, लाइफ सेविंग के अंदर। लिखिए, अब देखो यहाँ पर हम बात कर चुके हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिससिटेशन है उसमें पहला चीज हम क्या करेंगे, पहला चीज हम करेंगे यहाँ पर टेम्परेचर रेगुलेट। सेकंड वन हम यहाँ पर करेंगे जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सक्शनिंग कर रहे हैं, एयरवे क्लियरेंस की बात कर रहे हैं। ब्रीथिंग के लिए बैग मास्क वेंटिलेशन करना पड़ेगा। और थर्ड वन बात करें कि अगर बात करें कि हम क्या कर रहे थे, चेस्ट कंप्रेशन करना पड़ा, और लास्ट वन रहेगा मेडिकेशन। उसी सीक्वेंस में हम लिख लेते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर नेसेसरी होती। तो पहला जो यहाँ पर लिखते हैं हम, यहाँ पर टेम्परेचर है ना। फर्स्ट टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करना है, तो टेम्परेचर रेगुलेट करने का मतलब है क्या क्या होना चाहिए,
लेबर रूम, टेम्परेचर बिटवीन 25 टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, प्लेसमेंट न्यूबॉर्न ऑन रेडिएंट वार्मर पे प्लेसमेंट करना चाहिए। इसका टेम्परेचर कितना होता है? 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टर्म बेसिकली। तो ये टेम्परेचर पहला रेगुलेट करना है। सेकंड वन हम बात करें, टेम्परेचर के बाद सेकंड वन हम बात करें, सेकंड हमें क्या करना था? एयरवे। सेकंड क्या है हमारे पास? एयरवे। सेकंड था हमारे पास एयरवे। तो एयरवे में क्या कर रहे थे हम? यहाँ पर सक्शनिंग, और सक्शनिंग में जो यूज कर रहे थे हम, क्या कर रहे हैं? 10 to 12 फ्रेंच कैथेटर होना चाहिए। ठीक है। क्या करेंगे? माउथ बिफोर नोज करना है। ठीक है। प्रेशर वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं। सक्शनिंग करेंगे। सेकंड वन में क्या करेंगे? सक्शन करेंगे। थर्ड वन आता है हमारे पास बेग मास्क वेंटिलेशन। क्या आता है भाई? बेग मास्क वेंटिलेशन। थर्ड बात करें यहाँ पर ब्रीथिंग। क्या बात करें? ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग में क्या देते हैं? ब्रीदिंग की बात करें तो यहाँ पर देते हैं लगभग 40 to 60 वेंटिलेशन ब्रीथ। ठीक है। किसकी हेल्प से देंगे? बाय द यूज ऑफ एम्बू बैग। कैपेसिटी की बात करें न्यूनेट के लिए, कैपेसिटी क्या होना चाहिए? तो कैपेसिटी होना चाहिए 250 ml। क्या होना चाहिए? 250 ml क्या होना चाहिए? कैपेसिटी यहाँ पर होना चाहिए। जो रिजर्वोयर आता है वो किस कैपेसिटी का आएगा? 500 ml। ये 250 का बैग है तो 500 ml का क्या है? रिजर्वोयर वहां पर रहेगा। बात करें प्रेशर ऑफ ब्रीथिंग, तो जो पहली ब्रीथ देते हैं, फर्स्ट ब्रीथ, उसका प्रेशर कितना होता है? फर्स्ट का 30 to 35 cm H2O। देन नेक्स्ट सब्सिक्वेंट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ब्रीथिंग या बेग मास्क वेंटिलेशन की बात करें, कितना प्रेशर रहेगा? 15 से 20 cm H2। पहला फोर्सफुल करना है, उसके बाद 15 से 20 cm H2O क्या रहेगा? स्लाइटली पुश करना है। लिखिएगा इसको। कोई भी डिफिकल्टीज आए इसके अंदर तो आप डिस्कस कर सकते हो, है ना। अभी तक बैग मास्क वेंटिलेशन के अंदर कि हमें क्या करना है? जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हम देंगे, पीपीवी जो हम करेंगे, वो लगभग 1 मिनट के अंदर 40 to 60 वेंटिलेशन ब्रीथ इन 1 मिनट में हमें देना है। नेक्स्ट क्या करना है? जो बैग मास्क यूज करें, न्यूडल साइज क्या रहेगा हमारे पास? यहाँ पर 250 ml रहेगा। नेक्स्ट बात करें रिजर्वोयर कितना रहेगा? 500 ml रहेगा। प्रेशर ऑफ ब्रीथिंग कितना है? 30 to 35 cm H2O फर्स्ट ब्रीथ का है। सेकंड बाद में क्या करेंगे? स्लोली कंप्रेस करेंगे तो 15 से 20 cm H2O वहां पर देंगे। लिखिएगा इसको। हो गया? डन। ठीक है। समझ में ना आया तो बताना कि क्या समझ में नहीं आ रहा है ना। चलिए, इसके बाद है मास्क। हम क्या करेंगे? मास्क पोजिशनिंग। नेक्स्ट वन क्या है इसी के अंदर? मास्क पोजिशन, मास्क साइज।
मास्क साइज एंड पोजीशन। देखो पहली बात करते हैं पोजीशन कि मास्क शुड बी कवर complete nose and mouth and chin level. Keep it chin level. chin level इतना लिखो, keep it chin level. साइज की बात करते हैं, अगर हमारे पास प्रीटर्म है तो 00 साइज होता है, टर्म है तो 0, थर्ड वन टर्म की बात करें यहाँ पर इन्फेंट है तो 1 नंबर यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो टेक्निक्स रहेगी होल्ड करने की, सी टेक्निक्स, सी शेप, ई यहाँ पर यूज नहीं होता, एडल्ट में होता, होल्डिंग यूज, या सील बनाने के लिए अगर करें सी शेप यूज करेंगे, सी शेप होल्ड यूज फॉर सीलिंग। सीलिंग करने के लिए, सील बनाने के लिए क्या करेंगे? सी शेप टेक्निक से यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, देखो मैं दिखा देता हूँ मास्क पोजीशन की बात करें हम कि मास्क पोजीशन कैसे मिलता है, तो वो देख लीजिए एक बार, एग्जाम में डायग्राम भी आता है, क्वेश्चन भी आता है। देखो न्यूरेटल मास्क पोजीशन की बात कर रहे हैं, कैसे मास्क पोजीशन किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास इमेज आ जाएगा, देखो एग्जाम में इस प्रकार से फोटोज आते हैं ना, दिख रहा है करेक्ट मास्क पोजीशन का। तो कई बार एग्जाम में मास्क पोजीशन का डायग्राम देके ए बी सी डी ऑप्शन क्रिएट किए जाते हैं एंड आस्किंग अबाउट द विच इज द करेक्ट मेथड ऑफ द न्यूरेटल सीपीआर के अंदर मास्क प्लेसमेंट साइज क्या होना चाहिए। तो आपको क्या देना है? पहली कंडीशन देखनी है कि नोज और माउथ कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट देखना है कि जो चिन लेवल है वहां पर जाके क्या हो रहा है, मास्क खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं चिन से नीचे आ रहा है, देखो यहाँ पर नीचे आ रहा है, ठीक है, तो चिन लेवल पे होना चाहिए और ऊपर से कंप्लीटली लेटरल लिप्स को क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए। व्हाट इज द बेस्ट साइज फॉर द न्यूरेटल मास्क प्लेसमेंट? ये क्या होगा, सबसे बेस्ट साइज रहेगा किसका, न्यूरेटल मास्क प्लेसमेंट का। तो क्लियर है आई थिंक कि मास्क प्लेसमेंट कैसे करना है। आगे चलिए इस पे आ जाते हैं, हमारे टॉपिक पे वापस से आ जाते हैं। तो साइज लिखते हैं हमें 0 होता है, ये होता है। आगे चलते हैं, ये हो गया आपके पास बैग मास्क वेंटिलेशन। क्या करेंगे, बैग मास्क वेंटिलेशन इस प्रकार से परफॉर्म करेंगे और इसका रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए। अगर बैग इफेक्टिव बैग मास्क वेंटिलेशन होगा, क्या होगा, इफेक्टिव बैग मास्क वेंटिलेशन है तो चेंजेस क्या दिखाई देंगे, इंक्रीज हार्ट रेट। क्या बढ़ेगा, इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। क्या बढ़ेगा, अगर इफेक्टिव बेस मास वेंटिलेशन करेंगे तो इफेक्टिव हार्ट रेट या हार्ट रेट क्या मिलेगा, हमें ज्यादा देखने को मिलेगा, ज्यादा हार्ट रेट वहां पर क्या होगा, बढ़ेगा। अब नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ पर कि आपने क्या किया, सारी स्टेप फॉलो की, बट मान लीजिए हार्ट रेट इंप्रूव नहीं हो रहा है ना। हार्ट रेट और सेचुरेशन, अगर मान लीजिए डू नॉट इंक्रीज हार्ट रेट और SpO2 नहीं बढ़ रहा है, इंक्रीज हार्ट रेट और SpO2 नहीं बढ़ रहा है, तो देखिए क्या करना है, हमें चेक क्या करना है यहाँ पर, हमें चेक क्या करना है। अगर बात करें, हम मास्क प्लेसमेंट कर दे और वहां पर क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर करेक्टिव स्टेप करने के बाद भी अगर हार्ट रेट नहीं बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे। देखो एक टेक्निक्स होती है, इसको बोलते हैं मर्सोपा। क्या बोलते हैं, ये फॉलो करेंगे। मर्सोपा का मतलब पहले मास्क रीएडजस्टमेंट करेंगे,
ठीक है, पहला क्या है, मास्क री एडजस्टमेंट, या तो मास्क की साइज कम है, छोटी है, बड़ी है, तो मास्क क्या करेंगे, री एडजस्टमेंट करेंगे। द फर्स्ट वन थिंग इज द मास्क री एडजस्टमेंट। सेकंड वन है रीपोजिशन ऑफ हेड, रीपोजिशन ऑफ हेड, हेड का सही पोजीशन नहीं है तो क्या बनाएंगे, स्निपिंग पोजीशन बनाएंगे। नेक्स्ट है सक्शनिंग, क्या करेंगे, सक्शनिंग द एयरवे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, ऑक्सीजन से, यहाँ पर ऑक्सीजन तो हमारे पास है ही सही, ठीक है, या तो क्या करेंगे यहाँ पर ओपन माउथ, अगर माउथ बंद है, होता है ना कई बार बच्चों का माउथ बंद होता है, तो ओपन माउथ, ओपन माउथ करेंगे। देन क्या है यहाँ पर, आर का मतलब क्या है, अगर बात करें मरसोपा, हमने आर लिखा, यहाँ पी आएगा, पी, तो क्या करेंगे, इंक्रीज प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बनाएंगे। अगर सारे मेथड काम नहीं कर रहे, अगर सारे मेथड काम नहीं कर रहे तो क्या, अल्टरनेटिव एयरवे, अल्टरनेटिव एयरवे क्या लेंगे, काम लेंगे, ठीक है। ये क्या करना है, किसके लिए फॉलो करना है, फॉर इंक्रीज हार्ट रेट एंड एसपीओ2, फॉर इंक्रीज हार्ट रेट एंड एसपीओ2 के लिए क्या करना है, मरसोपा हमें फॉलो करना है। इफेक्टिव बैक मास्क वेंटिलेशन कब होगा, जब बच्चे का सैचुरेशन बढ़ रहा है या फिर बच्चे का क्या हो रहा है, वहां पर हार्ट रेट बढ़ रहा है, उसे क्या बोलेंगे, इफेक्टिव वेंटिलेशन बोलेंगे, लिखिएगा। चले आगे, डन, क्लियर है, आगे चले, मरसोपा करेंगे फॉलो। चलो अब एक और चीज होती है वो समझिए, यहाँ पर ही एक और चीज समझिए, हम कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो एग्जाम में नहीं आएगा। प्रीडक्टल SpO2 लेवल इन न्यूबॉर्न, आपको ये पता है कि न्यूबॉर्न के अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं आफ्टर बर्थ, इस वजह से बच्चे का जो ऑक्सीजन की बात करें या एसपीओ2 की बात करें, जस्ट आफ्टर बर्थ के बाद इंक्रीज नहीं होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने समय बाद क्या होगा, सेचुरेशन इंक्रीज हो जाएगा, ताकि जब आप बैक मास्क वेंटिलेशन कर रहे हो तो आप ये डाउट ना करो कि बच्चे का रेस्पिरेशन या एसपीओ2 इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो बर्थ के जस्ट 1 मिनट बाद, 1 मिनट बाद जो सेचुरेशन रहेगा वो कितना रहेगा, 60 to 65%। क्या कंसिडर करेंगे इसको, नॉर्मल, नॉर्मल कंसिडर करेंगे, नॉर्मल एसपीओ2, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इतना एसपीओ2 आ रहा है तो ये क्या है, हमारे पास नॉर्मल है। 2 मिनट की बात करें, 2 मिनट पे कितना रहेगा, तो 65 to 70% रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 3 मिनट की, बात कर लेते हैं, 3 मिनट पे कितना रहेगा, तो लगभग 70 to 75% रहेगा। 4 मिनट की बात करें कि 4 मिनट पर कितना होता है, तो लगभग 75 to 80% होता है। नेक्स्ट बात करें 5 मिनट पे, बात करें 5 मिनट पे कितना होता है, तो 80 to 85% होता है। अब इसके बाद ये स्लोली क्या होता है, राइज होता है। बात करें सर, पूछा जाए टर्म या एडल्ट के इक्वल कब होता है, 10 मिनट पे लगभग 85 to 90% होता है। तो पूछा जाए कि टारगेट एसपीओ2, क्या पूछा जाए, टारगेट SpO2 व्हेन विल अचीव, कब अचीव कर लेता है बच्चा, तो 10 मिनट पे अचीव कर लेता है। लगभग 10 मिनट का टाइम लगेगा किसके लिए, टारगेट SpO2, टारगेट का मतलब है नॉर्मल, ठीक है, 95 से अब होना, उसे क्या बोलेंगे, टारगेट SpO2। तो लगभग टारगेट SpO2 को अचीव करने के लिए टर्म बेबी को कितना समय लगता है, 10 मिनट पूछा है, 10 मिनट लगता है। 8 बर्थ कितना होता है, तो 8 बर्थ 60 to 65, यहाँ पर क्या होगा, SpO2 रहेगा। क्लियर है भाई, कोई डाउट है इसके अंदर। प्रीडक्टल एसपीओ2 लेवल या टारगेट एसपीओ2 लेवल 1 मिनट पर 60 to 65% होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि कब अचीव कर लेता है, तो लगभग 10 मिनट का समय लगता है किसमें अचीव करने में, टारगेट एसपीओ2 को अचीव करने के लिए। क्लियर, लिखिएगा, अगर क्लियर है तो राइट डाउन करो, ठीक है, क्लियर है तो राइट डाउन कीजिएगा।
फिर आगे चलते हैं। ये तो हो गया कंप्लीट बैग मास्क वेंटिलेशन। किसकी बात हुई, किस प्रकार से बैग मास्क वेंटिलेशन करना है और क्या क्या प्रायोरिटी वहां पर हमें देखनी है। डन, चले हटा दो, हटा दे इसको। चलिएगा नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड स्टेप, सॉरी थर्ड स्टेप या फोर्थ स्टेप जो था हमारे पास ब्रीथिंग के बाद, चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है। हाँ, पहला जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर चेस्ट कंप्रेशन से एग्जाम के अंदर वो आता है कि चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशो क्या होता है। चेस्ट कंप्रेशन या वेंटिलेशन रेशो क्या होता है। तो देखो अगर बात करें 1 मिनट के अंदर 90 चेस्ट कंप्रेशन देते हैं और कम से कम 30 रेस्क्यूअर ब्रीथ देते हैं। टोटल इवेंट पूछा जाए कि सीपीआर के अंदर इवेंट कितने होते हैं, कितनी चीजें हम करते हैं 1 मिनट के अंदर, तो इवेंट तो कितना होता है 120, बट जो रेशो होता है, रेशो की बात करें, जो रेशो होता है वो कितना हो रहा है, कटे इसको, कितना हो गया 3:1 होता है। क्या होता है 3:1 होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मार्क लगाइए और लिखिए कि हाउ मच रेस्क्यूअर नीड इन द न्यूनेटल सीपीआर। तो ओनली अगर पूछेगा नंबर ऑफ रेस्क्यूअर नीड इन नियोनेटल सीपीआर, तो क्या होगा राइट आंसर, 1 स्किल्ड पर्सन। केवल 1 स्किल्ड पर्सन क्या होता है रिक्वायर्ड। लास्ट नोट सेट का क्वेश्चन है, जो भी लास्ट नोट सेट हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन था, ठीक है। जब भी हुआ है इट्स लास्ट नोट सेट के अंदर 1 स्किल्ड पर्सन ओनली रिक्वायर्ड 1 स्किल्ड, रेशो 3:1, ठीक है। चेस्ट कंप्रेशन 90 देंगे, वेंटिलेशन ब्रीथ 1 देंगे और जो पर्सन रिक्वायरमेंट होगा वो 1 पर्सन। अब करेगा क्या 1 पर्सन, कि पूछा जाए कि चेस्ट कंप्रेशन देते वक्त या वेंटिलेशन करते वक्त पर्सन को कहाँ खड़ा होना चाहिए, तो ऐसी जगह खड़ा होना चाहिए जहां से उसका बच्चे का चेस्ट राइज होता दिखाई दे और माउथ क्लियरली विजिबल हो। तो जनरली जो पोजीशन होती है वो होती है बिहाइंड द हेड ऑफ द न्यूबॉर्न के हेड के बिहाइंड में क्या होना है, आपको खड़ा होना है, ताकि आप एक हाथ से क्या करोगे, बैक मास्क वेंटिलेशन करोगे, दूसरे हाथ से क्या करोगे, चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर दोगे। तो एक सिंगल स्किल्ड पर्सन इज इनफ टू न्यूनेटल सीपीआर के अंदर क्या होता है, इनफ होता है। अगर एडल्ट होता तो कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। एडल्ट होते तो क्योंकि वहां पर साइकिल प्रोसेस होती है, यहाँ पर लगातार चेस्ट कंप्रेशन देना है और वेंटिलेशन ब्रीथ देना है, वहां पर क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस होती है, साइकिल प्रोसेस होती है, यहाँ पर साइकिल प्रोसेस नहीं होती। चले आके क्लियर है। चलिए, और चेस्ट कंप्रेशन का इंडिकेशन क्या है कि हार्ट रेट, अगर पूछ रहे व्हाट इज द इंडिकेशन चेस्ट कंप्रेशन कब स्टार्ट करना है, तो हार्ट रेट बिलो 60 बीट पर मिनट है, ठीक है, बिलो 60 बीट पर मिनट है। क्लियर। चलो आगे, इतना समझ में आ रहा है सीपीआर के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं इसी के अंदर कि लैंडमार्क ऑफ चेस्ट कंप्रेशन, कहाँ चेस्ट कंप्रेशन देना है। ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी स्टार्ट कर दो चेस्ट पे कंप्रेशन। तो लैंडमार्क फॉर चेस्ट कंप्रेशन, लैंडमार्क फॉर चेस्ट कंप्रेशन, तो राइट आंसर, इसका भी राइट आंसर क्या होता है, 1/3 ऑफ लोअर sternum, 1/3 of lower sternum, 1/3 of lower sternum below the nipple line, below the nipple line। ये लैंडमार्क है, 1/3 ऑफ लोअर स्टर्नम बिलो द निपल लाइन क्या देना है हमें, चेस्ट कंप्रेशन देना है। नेक्स्ट बात ये आती है कि कितना चेस्ट कंप्रेशन देना है, डेप्थ कितना रखना है। डेप्थ की बात करें तो 1/3 ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, एंटीरियर पोस्टर डायमीटर ऑफ चेस्ट,
ये हो सकता है, आप राइट ये बोल सकते हो कि 1/3, ये पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो यहाँ पर लगभग कितना इंचेस, इंच की बात करें 1 and 1.5 इंच, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर से ज्यादा डेप्थ ऑफ द यहाँ पर चेस्ट कंप्रेशन नहीं देना है, इतना ही देना है, ठीक है, अदरवाइज इफेक्टिव नहीं होगा। लिखो आगे। लिखा, ये होगी चेस्ट कंप्रेशन की बात। आगे बात करते हैं यहाँ पर चेस्ट कंप्रेशन के बाद कि अगर चेस्ट कंप्रेशन का अगर हो गया देन नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज द टेक्निक्स ऑफ चेस्ट कंप्रेशन, है ना, मेथड ऑफ द चेस्ट कंप्रेशन। नेक्स्ट वन है द मेथड ऑफ चेस्ट कंप्रेशन। मेथड ऑफ चेस्ट कंप्रेशन, तो 2 मेथड्स यूज करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 2 फिंगर मेथड। क्या होता है 2 फिंगर मेथड। सेकंड वन होता है यहाँ पर 2 थंब मेथड। बोला जाए ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है, मोर इफेक्टिव, तो 2 थंब मेथड क्या होता है, मोर इफेक्टिव होता है, या मोस्टली यूज करते हैं, मोर इफेक्टिव एंड मोस्टली यूज। क्यों होता है भाई, और यहाँ पर जब फिंगर या इसकी बात करें तो 90 डिग्री पे होना चाहिए, इसे बिल्कुल 90 डिग्री, 2 फिंगर करेंगे तो 90 डिग्री पे होना है। अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जब चेस्ट कंप्रेशन है तो हमने बोला कि बैक में क्या होता है, फ्रिम सरफेस होना चाहिए, तो जब 2 फिंगर यूज करते हैं तो इस प्रकार से जो उंगलियां है, फिंगर्स है, सॉरी 2 थंब यूज करते हैं, तो जो हमारे पास बैक ऑफ द चेस्ट है वो किससे सपोर्ट हो जाता है, फिंगर से। और फिर क्या करते हैं यहाँ पर चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, है ना, इतना ही बोलते हैं, 1 2 3 ब्रीथ, 1 2 3 ब्रीथ, 1 2 3 ब्रीथ। इस प्रकार से चेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या कंटिन्यू करते थे। अगर कोई सिंगल रेस्क्यूअर है तो वो क्या करेगा, फिर वहां पर आपका चेस्ट कंप्रेशन इस प्रकार से स्टार्ट करेगा। और जनरली अगर हमारे पास क्या है कोई प्रीटर्म बच्चा आएगा तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, सीवे प्रीटर्म के लिए 2 फिंगर मेथड। बट आपसे पूछा जाए कि मोर इफेक्टिव और कॉमनली यूज कौन सा किया जाता है, तो आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर कि 2 थंब मेथड क्या करते हैं, यूज करते हैं। आपको पता होना चाहिए क्या यूज करते हैं, 2 थंब मेथड यहां पर यूज करते हैं। लिखिएगा। लिखा, क्या यूज करते हैं, 2 थंब मेथड यूज करते हैं। डन, चलिएगा। अगर लिखा है तो नेक्स्ट ये हो गया चेस्ट कंप्रेशन इसका कंप्लीट। नेक्स्ट वन है सीपीआर के अंदर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकेशन। लास्ट वन क्या था, मेडिकेशन। और मेडिकेशन में क्या यूज करते हैं, एडीआर, एड्रेनलिन। क्या यूज करते हैं, एडीआर यूज करते हैं। देखो एडीआर जो है, एडीआर की बात करें, द मोस्ट कॉमन रूट of drug administered during CPR। पहला क्वेश्चन था कि ड्रग देने का रूट क्या होगा, तो जो रूट होगा यहाँ पर इंट्रावेनस रूट। मोस्ट कॉमन कौन सा, इंट्रावेनस रूट। इंट्रावेनस में पूछा जाए कि विच इज द कॉमनली यूज, तो अम्बलाइकल वेन, अम्बलाइकल वेन। ये इसके अंदर क्या करेंगे, 5 to 6 फ्रेंच का कैटेटर, 5 to 6 फ्रेंच अम्बलाइकल वेन कैटेटर इंसर्ट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन तो है इंट्रावेनस में हमारे पास अम्बलाइकल वेन। सेकंड इंट्रावेनस तो नहीं होता बट उसको इंट्रा क्या बोलते हैं, इंट्राओसिस बोलते हैं। सेकंड होता है इंट्रा ओसियस, बट ये भी क्या है, वेन सप्लाई के अंदर, ब्लड सप्लाई के अंदर चला जाता है। तो इंट्रावीनियस के अलावा अगर ऑप्शन नहीं है तो सेकंड क्या करेंगे यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन करेंगे यहाँ पर इंट्रा ओसियस। जो इंट्रा ओसियस होता है उसकी मोस्ट कॉमन साइड क्या होती है, हमने पहले भी लिखा है, ठीक है, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ टीबिया।
ठीक है, कितने गेज की निडल लगाएंगे? 18 गेज का क्या करेंगे? इंट्राओशियस निडल वहां पर इंसर्ट करेंगे। सेकंड वन, थर्ड वन बात करें, इफ द अबव ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, इफ नॉट असेस आईवी रूट, अगर आईवी रूट असेस नहीं कर पाते हैं, थर्ड ऑप्शन में यूज करते हैं। यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन होता है उसमें होता है एंडोट्रेकियल रूट। क्या होता है? एंडोट्रेकियल रूट, इतना लिखिए। एंडोट्रेकियल रूट होता है। लिखा? डन? कंप्लीट है मेडिकेशन के बारे में। आगे देखो कैसे बनाते हैं। मेडिकेशन की बात करें, जो एडीआर आता है, ठीक है, 1 एम्पूल ऑफ एडीआर, उसके अंदर क्या आता है? 1 ml आता है, जो इक्वल टू क्या होता है? 1 mg, और रेशो क्या होता है इसके अंदर? 1:1000, जो क्या है? एक एडल्ट डोज है। क्या है? एडल्ट डोज। अब क्या बनाना है हमें? पीडियाट्रिक डोज। जब हॉस्पिटल में सुबह मॉर्निंग में जाते हैं इमरजेंसी के अंदर, तो पीडियाट्रिक डोज बना के रखते हैं, और क्या करना है? लेबल्ड करके रखना है। टाइम एंड डेट क्या करना है? लेबल करके रखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? मिक्स विद 9 ml NS में मिक्स करते हैं। ठीक है, जब मिक्स करेंगे 9 ml NS के अंदर, तो कितना हो जाएगा रेशियो यहाँ पर? जो 1 ml 10,000, 1 ml 1000 था, वो कितना होगा? 1 ml एक जीरो और लग जाएगा, अब अगर 10,000। अब इसमें से किसी बच्चे को डोज देना है। ठीक है, 1 ml कितना हो गया हमारे पास? अगर बात करें 1 ml 1000 हो गया। अब इसमें से डोज देते हैं बच्चे के लिए। अब हमने रूट पढ़े, उस रूट के अकॉर्डिंग डोज देंगे। ठीक है, रूट के अकॉर्डिंग क्या देंगे? डोज देंगे। है ना, डोज की बात कर रहे हैं, डोज कैसे देंगे। तो फर्स्ट वन थिंग क्या रूट था? इंट्रावेनस हो सकता है या इंट्रा ओसिस हो सकता है। ठीक है, आईओ या आईवी। दूसरा था एंडोट्रेकियल, ईटी ट्यूब, एंडोट्रेकियल। अगर आईवी रूट से या इंट्रा ओसिस रूट से देंगे तो कितना रहेंगे? देखो यहाँ पर 1:10,000, ये तो आ गया हमारे पास। अब डोज कितना देंगे ये तो सिलेक्ट करना ही है ऑप्शन के अंदर, 1:1000। नेक्स्ट एमजी में बात करें तो यहाँ पर कितना देंगे? 0.012 0.03 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। ये तो बात हुई एमजी के अंदर। हमें एमएल के अंदर देना है, तो 0.12 0.3 ml पर केजी, ये भी क्या रहेगा? पर किलोग्राम के अकॉर्डिंग क्या देंगे? डोज देंगे। तो आपका कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में मुझे ये नहीं सुनना है कि क्वेश्चन गलत हो जाए, होना नहीं चाहिए, है ना। अब ईटी ट्यूब की बात करें तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? वही रेशो, 1 रेशो जो 10,000 है, 1 रेशो जो 10,000 है, उसका कितना देना है? 0.52 सॉरी 0.12 0.3 mg पर केजी बॉडी वेट। ये तो देना है क्या? mg के अंदर। अगर ml के अंदर बात करें तो 0.52 1 ml पर केजी बॉडी वेट। मैक्सिमम 3 ml तक दे सकते हैं, इसलिए हमने मिनिमम डोज लिखा है 0.52 1 ml क्या देना है? पर केजी यहाँ पर देना है। लिखिए, राइट डाउन कीजिएगा, राइट डाउन करो इसको, फिर चलते हैं आगे। हो गया, चले आगे, चले आगे।
कंप्लीट है। चलिए आगे सुनिए कहानी। हमने क्या किया, फर्स्ट डोज ऑफ एडीआर दिया, फर्स्ट डोज ऑफ एडीआर दिया, अब भी रेस्पॉन्स नहीं आया। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, इफ नो रेस्पॉन्स ऑफ एडीआर, और क्या हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ फ्लूइड लॉस, हिस्ट्री ऑफ फ्लूइड लॉस, डायरिया वगैरह है, ऐसा लॉस है तो हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंचर, क्या करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो क्या देंगे 10 ml, मिनिमम 10 ml से मैक्सिमम 20 ml से दे सकते हैं। 10 ml न्यू बोर्न है तो ध्यान रखना है, 10 ml पर केजी बॉडी वेट से क्या देना है, यहाँ पर देना है नॉर्मल स्लाइड, नॉर्मल स्लाइड, ठीक है, इंट्रोड्यूस करने। और हमें फिर से वापस क्या देना पड़ेगा, एडीआर। तो एडीआर देने का टाइम क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडीआर की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडीआर गिवन इन सीपीआर, ठीक है, तो कितना होना चाहिए 3 to 5 मिनट, 3 to 5 मिनट। और मैक्सिमम कितना डोज देंगे, डोजेस की बात करें 3 डोज, डोज कितना होगा 3 डोज, 3 बार ही एडीआर देंगे, ठीक है, क्लियर हो रही बात है। क्या देंगे यहाँ पर, वॉल्यूम एक्सपेंड करेंगे, 10 ml पर केजी बॉडी वेट से नॉर्मल सलाइन देंगे, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ एडीआर गिवन 3 to 5 मिनट, मैक्सिमम क्या हो सकता है 3 से 5 मिनट में क्या देंगे, एडीआर यहाँ पर देंगे। नेक्स्ट बात है कितनी डोज देंगे, 3 डोज देंगे। अब क्वेश्चन आता है हाउ लॉन्ग कंटिन्यू द सीपीआर, तो सीपीआर कंटिन्यू फॉर 20 मिनट्स, if not revive, if not revive stop CPR। CPR कितने टाइम के लिए देंगे, 20 मिनट्स के लिए देंगे, मैक्सिमम टाइम। पहली बात, साइकिल के चक्कर में नहीं पड़ना है, कोई साइकिल नहीं है यहाँ पे, कंटिन्यू चलना है, चक्कर है यहाँ पर, कंटिन्यू चलाना है चक्कर को। चक्कर में क्या करना है, हर 1 मिनट के अंदर हमें 90 कंप्रेशन और 30 वेंटिलेशन ब्रीथ यहाँ पर देना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला एग्जाम के लिए, नियोनेटल सीपीआर। आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इंट्यूबेशन, इंट्यूबेशन कैसे करते हैं, समझ लें एक बार, राइट डाउन किया है तो स्टार्टिंग से क्या पढ़ा है हमने आज, है ना। चलिएगा आ जाइए वापस, अगर राइट डाउन किया लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। देखिएगा हमने आज पढ़ा नियोनेटल सीपीआर। पहले तो नियोनेटल एज क्या होती है, 0 to 28 डेज का जो बेबी होगा उसको नियोनेट बोला जाएगा, जिसमें 2 केसेस होते हैं, अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट की बात करें 0 to 7 और लेट नियोनेट की बात करें तो 8 to 28 डेज का वो होता है। नेक्स्ट बात करेंगे व्हाई वी नीड टू द रिससिटेशन, के में रिससिटेशन का नीड क्या होता है। तो कुछ ऐसे केसेस जहां पर कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट होगा, सेकेंडरी एपनिया होगा, बर्थ एक्सपेक्सिया है, आरडीएस है, लेबर्ड ब्रीथिंग है, या एफगान स्कोर 0 to 3 आ रहा है, उन सब केसेस में क्या देखने को मिलेगा, आपको हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। हाइपोक्सिया के रेस्पॉन्स की वजह से जो ब्रेन है उसके अंदर O2 कम हो जाएगा, और सिग्निफिकेंट रेस्पॉन्स के रूप में हार्ट रेट क्या होगा, कम होगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हार्ट रेट 100 बीट पर मिनट है तो O2 सप्लाई देंगे, जिसमें H3FNC या CPAP यूज कर सकते हैं। अगर लेस देन 100 हो जाता है तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन स्टार्ट करना है, और लेस देन 60 हो जाता है तो CPR स्टार्ट कर देना। तो दैट इज अ हार्ट रेट लेस देन 60 इज द इंडिकेशन ऑफ द CPR। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट यहाँ पर ऑर्डर ऑफ नियोनेटल सीपीआर कैसे करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर रेगुलेट करना है, एयरवे क्लियरेंस करना है, ब्रीथिंग देना है, बेग मास कंटेंट, नेक्स्ट सर्कुलेशन, और नेक्स्ट एडीआर डोज वहां पर रिकमेंडेड। अलोग्रिथम क्या होती है, अलोग्रिथम में चेक करना है टर्म, टोन एंड क्रैंक चेक करना है, अगर पूरी प्रेजेंट है तो मदर को दे देना है। अगर यहाँ पर कोई भी चीज एब्सेंट है, बेबी इज नॉट क्रैंक, टोन डिक्रीज है, टर्म बेबी नहीं है, और बेबी को क्या हो रहा है, सेकेंडरी एपनिया हो रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, इनिशिएट द यहाँ पर सक्शनिंग, मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैनेज करने का ट्राई करेंगे। मैनेज करने के लिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इनिशियल एक्शन के अंदर कीप द बेबी इन द रेडिएंट वार्मर, देन सक्शन कर रहे हैं, ठीक है। सक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम कि कैसे करना है।
पहले माउथ को करना है, फिर नोज को करना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्टाइल स्टिमुलेशन देंगे। टेक्टाइल स्टिमुलेशन देने के बाद अगर बेबी क्राइंग कर जाता है, हार्ट रेट 100 से ज्यादा है, तो O2 सप्लाई देंगे और आराम से उसको रखेंगे रेडिएंट वार्मर पर। बट इफ देयर इज नॉट इंप्रूवमेंट ऑफ द हार्ट रेट, तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो हार्ट 100 से कम हो या हार्ट 60 से कम हो। अगर 100 से कम होगा तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे और देखेंगे कि रेस्पॉन्स में हार्ट रेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। दूसरा केस है अगर 60 से बिलो होगा तो बिना कुछ सोचे समझे बच्चे का एंडोट्रेकियल ट्यूब डालना है और सीपीआर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें हम कि किस प्रकार से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो गोल्डन मिनट होता है। फर्स्ट मिनट जब सीपीआर स्टार्ट करते हैं गोल्डन मिनट, उसके अंदर पहले 30 सेकंड के अंदर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करते हैं और नेक्स्ट के अंदर क्या करते हैं, स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशन। नेक्स्ट 30 सेकंड चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करने से लेके फर्स्ट डोज ऑफ एडीआर क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें कैसे मैनेज करना है, टेम्परेचर करना है, सक्शनिंग करना है, हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है बेग मास्क वेंटिलेशन, कम से कम 1 मिनट के अंदर 40 से 60 पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देने, मिनिमम 30 लिखा है। जो बेग यूज करेंगे 250 ml का, रिजर्वोयर होगा 500। रिजर्वोयर का काम होता है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को बढ़ाना। पूछे व्हाट इज द वर्क ऑफ रिजर्वोयर, इट इज इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द O2। नेक्स्ट है ब्रीथिंग के लिए फर्स्ट में 30 to 35 cm2 फोर्सफुली करेंगे। नेक्स्ट 15 से 20 cm/2 पे। मास साइज पोजीशन की बात करें तो प्री टर्म होगा तो 00, टर्म बेबी है तो हमारे पास 0 और इन्फेंट है तो 1। प्लेसमेंट के लिए नोज और माउथ कवर होना चाहिए। इफेक्टिव बैक मास्क वेंटिलेशन होगा तो हार्ट रेट क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। और अगर नहीं करता है तो मास्क का रीएडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे, मास्क रीएडजस्टमेंट वहां पर करेंगे, जिसमें कि मर्सोपा टेक्निक्स हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि प्रीडक्टल एस्पोर्टो के बारे में बात की हमने कि प्रीडक्टल एस्पोर्टो क्या होता है। नेक्स्ट वन है कि चेस्ट कंप्रेशन, कि हाउ टू डू द चेस्ट कंप्रेशन। तो यहाँ पर जो रेशियो है वो 3:1 है, ठीक है। जो स्किल्ड पर्सन रिक्वायरमेंट है, सिंगल पर्सन रिक्वायरमेंट होगा। लैंडमार्क 1/3 ऑफ द स्टर्नम और डायमीटर कितना 1/3 या 4 सेंटीमीटर, जरा कंप्रेस नहीं करेंगे। मेथड के अंदर 2 फिंगर या 2 थंब मेथड मोर इफेक्टिव कौन सा होता है, 2 थंब मेथड। और लास्ट वन हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि व्हाट इज द डोज ऑफ द एडीआर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, रूट एंड डोज। तो अम्बिलिकल वेन यूज कर सकते हैं, इंट्राओशियस यूज कर सकते हैं, एंडोट्रेकियल यूज कर सकते हैं। डोज में हमें 1:10,000 यूज करना है। अगर आईवी या इंट्राओशियस देंगे तो 0.012 to 0.03 mg पर केजी बॉडी वेट, और अगर ईटी ट्यूब से देंगे तो 0.1 से 0.3 mg पर केजी बॉडी वेट से यहाँ पर देंगे। रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो नॉर्मल सलाइन बोलस देना है इसको, और जो फ्रीक्वेंसी रहेगी एडीआर की वो 3 to 5 मिनट रहेगी। 3 डोज देना है। और हाउ लॉन्ग कंटिन्यू द सीपीआर, तो लगभग हमें सीपीआर को 20 मिनट तक विदाउट इंटरप्शन क्या करना है, कंटिन्यू करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, टॉपिक क्लियर होगा। एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूँ इस टॉपिक से रिगार्डिंग, जो क्वेश्चन है वो नर्सिंग वाईफाई एजुकेटर्स नाम से एक यूट्यूब चैनल से सर का पुराना चैनल है, उसी के अंदर आपको वहां पर इन क्वेश्चंस का कल रात हम सोल्व करा चुके, तो आपको वहां पर डिटेल डिस्कशंस मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच टू विजिटिंग टू नर्सिंग वाईफाई। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। करे क्लोज। कोई डाउट हो आपको कोई भी तो आप व्हाट्सएप आपके पास अवेलेबल है, हेल्पलाइन नंबर वहां पर सेंड कर सकते हो, ठीक है। पल्स असेसमेंट, ठीक है, पल्स असेसमेंट, सॉरी पल्स असेसमेंट रह गया हमारा, कर देते हैं इसको। पल्स असेसमेंट, पल्स में लिख लीजिए ब्रेकियल पल्स। मोस्ट कॉमनली न्यूट्रल के अंदर अगर ब्रेकियल पल्स, पल्स का यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं दिया गया, फिर भी पल्स असेसमेंट में लिखो। पल्स असेसमेंट की बात करें, ठीक है, तो पल्स असेसमेंट में फर्स्ट वन तो हम यहाँ पर ऑप्शन करेंगे, अगर ऑप्शन में अवेलेबल तो एपिकल, एपिकल, और सेकंड अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो आप करोगे यहाँ पर क्या, ब्रेकियल। इसकी बात करें नियोनेटल सीपीआर, नियोनेटल सीपीआर लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए इसको। फर्स्ट एपिकल को देना है प्रायोरिटी और सेकंड किसको देना है, यहाँ पर आपको ब्रेकियल को देना है, ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट किसको देंगे, यहाँ पर ज्यादातर इंपोर्टेंट नहीं देगा, किसको, सिग्निफिकेंट हाइपोक्सिया को प्रायोरिटी दी गई, उस वजह से पल्स क्या होती है, डिमिनिश होती है, क्लियर। पहली पोजीशन एपिकल, अगर है डायरेक्ट एपिकल, और नहीं है ऑप्शन दे रखा है तो हम क्या करेंगे, ब्रेकियल। अगर इन्फेंट सीपीआर होगा तो इन्फेंट सीपीआर में फर्स्ट ब्रेकियल और सेकंड वन रहेगी फिमोरल, क्या रहेगी, फिमोरल। और एडल्ट हुआ तो कैरोटिड, सिंपल सी बात है, कैरोटिड पल्स होती है, क्लियर। क्लिक क्लोज, चलेगा। बाकी कल पढ़ेंगे इंट्यूबेशन क्या